हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ने चल रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो है प्रॉपर्टी में। हम लोग पढ़ेंगे आज दो प्रॉपर्टी, एक है कोआगुलेशन के बारे में और दूसरा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कोआगुलेशन है और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं जिनको हम लोग ऑब्जर्व करते हुए फिर ये आगे बढ़ाएंगे इस चीज को। ठीक है भाई, तो आइए सबसे पहला काम चलते हैं। पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं। जैसे कि कहा जाता है जो भी कोलाइड है, कहा जाता है जो भी कोलाइड है, कोलाइड में जो साल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइड को हम लोग साल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कोलाइड आल्सो नोन एज साल्स, साल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो साल पार्टिकल होते हैं, उस साल पार्टिकल पे कोई ना कोई चार्ज होता है। ठीक, वो चार्ज जो है उनकी स्टेबिलिटी को जो है डिफाइन करता है। जो चार्ज है वो उनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या करने चल रहे हैं, हम लोग ये पता करने चल रहे हैं कि जो कोलाइड है उस पर कौन सा चार्ज है। कैसे? हम लोग दो इलेक्ट्रोड क्रिएट कर लेंगे और उस इलेक्ट्रोड की सहायता से बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। बैटरी की सहायता से उसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे और उससे जो है आयंस का मूवमेंट डेवलप करेगा। ठीक है भाई, तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हम लोग करेंगे क्या पढ़ते हैं, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, यानी जिसे कह रहे हैं डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड फेज, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड, टुवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड in the presence of applied electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे, उनके जो कोलाइडल पार्टिकल होगा वो मूव करेगा अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ और किसकी प्रेजेंस में, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आप जानते हैं जो कोलाइडल पार्टिकल होता है, कोलाइडल जो पार्टिकल आप कह रहे हैं, उन कोलाइडल पार्टिकल की अगर आप बात करिए तो उस पर पॉजिटिव भी चार्ज होगा और नेगेटिव भी चार्ज होगा। ठीक, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे हम लोग जो है सीधे सीधे कह सकते हैं पॉजिटिव कोलाइड। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव कोलाइड है। ठीक, तो इस तरह से कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज के हिसाब से हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो आपका कोलाइडल पार्टिकल का नेचर है उस हिसाब से आप इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर भी सकते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ एबव, ऑन द बेसिस ऑफ एबव इलेक्ट्रोफोरेसिस can be subdivided into following
2 और एक का नाम है कैटाफोरेसिस और दूसरे का नाम है एनाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस, एनाफोरेसिस। ठीक है भाई, यहां पे क्या पढ़ेंगे कैटाफोरेसिस में? कैटाफोरेसिस में कैटायन का मूवमेंट होगा, कैटायन मूवमेंट होगा और किस साइड में? टुवर्ड्स कैथोड, टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ मूवमेंट होगा। और एनाफोरेसिस में एनायन का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स एनोड। ये ध्यान रखना है। कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस में ये बातें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा कि कैटाफोरेसिस में कैटायन का मूवमेंट होता है, एनाफोरेसिस में एनायन का मूवमेंट होता है और अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाना है, यानी कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा और एनायन एनोड की तरफ जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कैटाफोरेसिस, इस प्रोसेस को एनाफोरेसिस कहेंगे। यानी जितने भी पॉजिटिव कोलाइड होंगे, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पॉजिटिव कोलाइड, पॉजिटिव कोलाइड। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नेगेटिव कोलाइड। और पॉजिटिव कोलाइड में आपका आर्सेनियस सल्फाइड जाना जाता है, वेल नोन है। और इसका फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये भी वेल नोन है। ठीक है, पॉजिटिव कोलाइड और नेगेटिव कोलाइड में ये वेल नोन है, जिनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जिनके बारे में हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपका हुआ कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या चीजें हो रही नॉर्मली। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस को, वो इन्होंने क्या किया? रियस नाम था इनका, रियस। ऑब्जर्व फर्स्ट अबाउट द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, रियस जो है REUSS है भाई। रियस ने जो है सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किसके बारे में किया था? इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। उन्होंने कहा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो कोलाइडल के पार्टिकल हैं, जिन पर कोई ना कोई चार्ज होगा, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट शुरू कर दें। ये चीज बताया था इन्होंने। आइए अब आगे इसी को देखते हैं। एक यू आकार का ट्यूब ले लिया और उस यू आकार के ट्यूब में आपने ले लिया एक इलेक्ट्रोड बना लिया। ये मेटल फॉयल ले लिया और ये मेटल फॉयल ले लिया और इसे आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक को नेगेटिव एंड ले लिया और एक को पॉजिटिव एंड ले लिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और इसमें आपने जो है ये कोलाइडल पार्टिकल भर दिया, यानी कोलाइडल सोल्यूशन ले लिया। ये कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक। ये कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक। अब आप मान लीजिए इसके अंदर जो कोलाइड भरा है आपने FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस है। FeOH का होल थ्राइस यानी ये पॉजिटिव कोलाइड है, पॉजिटिव कोलाइड है। पॉजिटिव कोलाइड का मतलब हो गया कि इसमें जो साल पार्टिकल होंगे उन पर कौन चार्ज होगा? साल पार्टिकल्स है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां हम पॉजिटिव दिखा दे रहे हैं, इसमें कौन होंगे? पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे, ऐसे, ठीक। अब ये जो साल पार्टिकल हैं ये मूवमेंट शुरू करें और हमने कहा पॉजिटिव हमेशा यानी कैटायन कहां जाएगा? हमेशा निगेटिव की तरफ जाएगा और धीरे धीरे यहीं पे एक्युमुलेशन शुरू हो जाएगा। देखिए ये जो कोलाइडल पार्टिकल है धीरे धीरे यहीं एक्युमुलेट कर जाएंगे।
ठीक है भाई, यानी ये आयंस का मूवमेंट ऐसे होगा, ऐसे मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और ऐसे मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो ये हम बोलेंगे इसे एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, एक्यूमुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल हो रहा है कहां पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। और इस तरह से देखिए ये आपका कोलाइडल पार्टिकल हो गया। तो कोलाइडल पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा है आपने उसको ऑब्जर्व किया, तो आपको मालूम है कि जो माइग्रेशन होती है, माइग्रेशन वेलोसिटी होती है सॉल्व पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, द माइग्रेशन वेलोसिटी, द माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ सॉल्व पार्टिकल्स, जो माइग्रेशन वेलोसिटी होती है सॉल्व पार्टिकल्स की इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ आयन, वेलोसिटी ऑफ आयंस, जो आयंस की वेलोसिटी होती है उसी के लगभग इक्विवेलेंट होती है। एंड और ये कितने, एंड इज ऑर्डर ऑफ, एंड इज ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ, अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो जो आयंस की वेलोसिटी होगी वो लगभग किस ऑर्डर की होगी, वो लगभग 10 पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की होगी। ये ध्यान रखिएगा, ये इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट बता रहा 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो जो आयंस की वेलोसिटी होगी, जो आयंस माइग्रेट कर रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी होगी वो किस ऑर्डर की होगी, 10 पावर माइनस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 10 पावर माइनस 5 सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड की जो है ऑर्डर की होगी भाई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये चीज आपका हो रहा है। तो यहां पे इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि जो सॉल्व पार्टिकल की वेलोसिटी है वो लगभग वेलोसिटी ऑफ आयन की इक्विवेलेंट होगी। यानी जो आयन यहां जा रहा है, यहां कौन सा आयन जा रहा है, यहां आयरन प्लस 3 जा रहा है। आयरन प्लस 3 अगर जाएगा तो आयरन प्लस 3 भाई, इसमें पॉजिटिव आयन ये है भाई, Fe+3 है ये, और ये OH माइनस आयन है, तो इसका मतलब इसकी सरफेस पे पॉजिटिव आयन है और पॉजिटिव आयन का ही माइग्रेशन होगा। तो पॉजिटिव आयन का जो माइग्रेशन होगा, यानी जो मूवमेंट हो रहा है, उस माइग्रेशन वेलोसिटी किस रेंज का होना चाहिए, इसी के रेंज का होगा। अगर यही नेगेटिव आयन भी ले लेंगे तो इसी ऑर्डर, इसी रेंज का होगा भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि पॉजिटिव होगा दूसरी रेंज है, नेगेटिव होगा दूसरी रेंज, मतलब इसी के रेंज में होगा। अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। और लेकिन ये वैल्यू जो आ रही इस जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट पे आ रही, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट पे इतने ऑर्डर की वेलोसिटी आ रही है, अब ये ध्यान रखिएगा। ओके भैया, तो आपने सिर्फ यही कहा। अब देखिए द मूवमेंट ऑफ, एक और इसका एग्जांपल हो जाएगा, ये कैटाफोरेसिस का, ये एग्जांपल हो गया कैटाफोरेसिस का, कैटाफोरेसिस का एग्जांपल हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अगर हम इसी की जगह यहां पे दूसरा ले लें, यहां ले लें आपका कौन सा पार्ट, कोलाइडल नेगेटिव वाला, यहां ले लें AH2S3। तो जो नेगेटिव पार्टिकल होंगे वो किधर भागेंगे,
पॉजिटिव की तरफ इधर भागेंगे, देखिए, और यहां ऐसे इकट्ठा होना शुरू होगा। ये यहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ये हो जाएगा एनाफोरेसिस का एग्जाम्पल। एनाफोरेसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा ये सीधा सीधा आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेसिक है, सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान रखना है आपको। और इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैटाफोरेसिस, डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ चार्ज, डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ साल पार्टिकल। साल पार्टिकल के नेचर को आप पता कर रहे हैं, साल पार्टिकल के नेचर को पता कर रहे हैं, ठीक है। नेचर ऑफ चार्ज कर लीजिए यहां पे, चार्ज ऑफ साल पार्टिकल, चार्ज ऑफ साल पार्टिकल, यानी साल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसके बारे में आपको जानकारी हो जाए, ये तो आपको पता ही चल रहा होगा। दूसरा इसका एप्लीकेशन है, एक टर्म आता है कि ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के बारे में डिटर्मिनेशन करता है, डिटरमाइनिंग इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या इसी कहते हैं जेटा पोटेंशियल। देखिए जैसे दो लेयर हैं और दोनों लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक, दो लेयर हैं और दोनों लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं, तो टू अपोजिट लेयर है ना, दो अपोजिट लेयर है और दोनों एक दूसरे के कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इन दोनों चार्ज आयन के बीच में, चार्ज लेयर के बीच में, बिटवीन चार्ज लेयर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप। और वही जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल, जेटा पोटेंशियल उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेटा पोटेंशियल। तो जेटा पोटेंशियल के बारे में जो है, जेटा पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तीसरा एप्लीकेशन, ये जानते हैं रिमूव करने का काम करता है, जो कार्बन होता है स्मोक से उनको रिमूव करें, इट रिमूव्स कार्बन फ्रॉम स्मोक पार्टिकल जो होते हैं, यानी स्मोक जो होता है उससे कार्बन को रिमूव करने का काम कौन करता है, ठीक, इट रिमूव्स कार्बन फ्रॉम स्मोक, dirt from sewage, dirt from sewage, dirt from sewage, dirt from sewage and in electro deposition of rubber है, जिनको नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हैं। इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हुआ। अब प्रेसिपिटेशन, कोआगुलेशन, फ्लैकुलेशन या प्रेसिपिटेशन, ठीक। तो आपने अभी कई बार चर्चा किया कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उस पर कोई ना कोई चार्ज, यानी कोलाइडल पार्टिकल कैरी सेम चार्ज,
ये तो है कोलाइडल पार्टिकल कैरी इन कोलाइडल सोल्यूशन कर लीजिए इन कोलाइडल सोल्यूशन कोलाइडल जो है पार्टिकल कैरी सेम चार्ज और जब इनके बीच में चार्ज सेम होगा सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे सिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी अगर चार्ज एक जैसा है तो वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करेंगे तो एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाएंगे यानी एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। जैसे पार्टिकल जब हैवी होता है तभी प्रेसिपिटेट बनता है तभी कोआगुलेशन होता है। अगर पार्टिकल सिंपल छोटा पार्टिकल है तो ग्रेविटी का इफेक्ट उस पर ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वो सेटल डाउन नीचे नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो एक साथ एग्रीगेट करें एक साथ जुड़े और हैवी पार्टिकल का फॉर्मेशन करें फिर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे बैठ जाए। ये बहुत जरूरी चीज है, ये जान लीजिएगा। और जब रिपल्सन होगा तो रिपल्सन होने की वजह से कांट कोआगुलेट यानी ये क्वेश्चन आपसे स्ट्राइक कर रहा है कि अब हमें पढ़ना कोआगुलेशन है और कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज है और वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं फिर कोआगुलेशन कैसे होगा। तो कोआगुलेशन के लिए जरूरी है ये जो चार्ज है इसी चार्ज को आप डिस्टर्ब करिए। चार्ज को क्या करिए डिस्टर्ब करने का मतलब इसी चार्ज को किसी तरह से न्यूट्रल कर दीजिए। अगर आप चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे तो जो कोलाइडल पार्टिकल है वो न्यूट्रल होने के बाद उसमें रिपल्सन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी और जब रिपल्सन कम हो जाएगा तो वही कोलाइड जो है वो क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो हम जैसे देखिए एक डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये कंटेनर तब तक डायग्राम ही बना देते। ये कोलाइडल पार्टिकल है, देख रहे हैं। कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक। और ये आपका पूरा का पूरा जो है कोलाइड। अब कोई भी है, अब आपने पार्टिकल पे चार्ज कौन सा ले लिया है पॉजिटिव चार्ज, तो आप जानते हैं तो सिमिलर चार्ज है ये सब। क्या है सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज क्या करेंगे सिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर इनके बीच में रिपल्सन होगा। हेंस कोआगुलेशन कैन नॉट टेक प्लेस। कोआगुलेशन नहीं होता, ठीक। अब हम इसी में क्या ऐड कर रहे हैं इसी कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये देखिए ये आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हमने बताया आपसे इलेक्ट्रोलाइट वह सब्सटेंस होता है जिसको आप किसी कंटेनर में अगर ऐड करिए तो कंटेनर में ऐड करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में टूटेगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो कैसे टूटेगा कुछ पॉजिटिव लेकर के और कुछ माइनस लेकर के, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में टूटेगा, प्लस और माइनस में टूटेगा। तो चूंकि पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं, पॉजिटिव निगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो जो निगेटिव आयन है, अब आप पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, निगेटिव आयन इसकी सरफेस पे आकर ऐसे अडजार हो जाएगा। निगेटिव आयन इसकी सरफेस पे आके ऐसे अडजार हो जाएगा, ठीक है भाई, इसकी सरफेस पे आके।
ऐसे एडजॉर्ब हो जाएगा और इसके क्या बना देगा, इस पार्टिकल को, यानी कोलाइडल पार्टिकल बिकम्स न्यूट्रल। जो कोलाइडल पार्टिकल आपका था अब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया। ठीक, अब न्यूट्रल हो गया। जैसे आप कुछ लड़कों ने हमसे पूछा कि भाई सर ये 4 आयन काहे दिखा रहे हैं, चार आयन क्यों दिखा रहे हैं, तो डिपेंड करेगा इसकी वैलेंसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कितने आयन कैसे उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो 4, 6, 8, 10, 12 बनाने से कोई मतलब नहीं, बस आपको बताना है कि निगेटिव आयन इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो गया, जिसकी वजह से ये कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रल हो गया। आप चाहे तो एक ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे 2 ही बना लीजिए, 3 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, 5, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कोलाइडल पार्टिकल न्यूट्रल हो जाएगा। अब जब न्यूट्रल हो जाएगा तो इनके बीच में रिपल्सन की संभावना आप क्या हो जाएगी, रिपल्सन हो गया मिनिमम, रिपल्सन मिनिमम, क्योंकि जो है न्यूट्रल पार्टिकल के बीच में रिपल्सन मिनिमम होता है और रिपल्सन मिनिमम होगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये बताएंगे कि यही जो पार्टिकल है कोलाइडल पार्टिकल जो है वो एग्रीगेट करेंगे, एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म हैवी पार्टिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड फॉर्म हैवी पार्टिकल्स, क्या बना रहा है, हैवी पार्टिकल का फॉर्मेशन कर रहा है। और जो हैवी पार्टिकल का फॉर्मेशन कर रहा है सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी करते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये सेटल डाउन हो जाएंगे। और जब सेटल डाउन हो जाएंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, या इसी को कहते हैं आप कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन की वजह से। यहां पे जो कोआगुलेशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ भाई, इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन की वजह से। हमने आपसे बताया कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उसको आपने इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से न्यूट्रल किया, और न्यूट्रल करने के बाद वो कोलाइडल पार्टिकल आपस में एग्रीगेट करके हैवी पार्टिकल बनाएगा और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो सेटल डाउन हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कोआगुलेशन कहते हैं। कुछ चीजें आपने वैसे भी ऑब्जर्व किया है, तो देखिए कुछ पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट कंसीडर करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहली चीज सुनिए, आपने कभी सुना होगा जो इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन होता है वो क्या करता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ब्रिंग अबाउट कोआगुलेशन, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का काम अब शुरू हुआ, ब्रिंग अबाउट कोआगुलेशन। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करते हैं तो वो कोआगुलेशन को प्रोसीड करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कोलाइडल सॉल्यूशन। अभी हम एग्जांपल देखते हैं, आप सिंपल सा आपको समझ में आएगा। जैसे आप अगर देखिए, आपने कभी आपके शरीर में कहीं कट गया हो, या देखिए दाढ़ी बनाते वक्त कट जाता है, हम लोग फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, और वो फिटकरी में जो है पोटास एलम जो होता है उसमें एल्युमिनियम आयन होता है। एल्युमिनियम आयन जाकर के उस जो आपका ब्लड है वो नेचुरल कोलाइड की तरह एक्ट कर रहा है, वो जाकर के उसके सरफेस पे जाएगा और जहां से ब्लड निकल रहा है उसको वो क्या कर देगा, एक प्रकार से कहिए कि उसको बिल्कुल स्टॉप कर देगा, यानी जो ब्लड की ब्लीडिंग है उसको स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि वहां ब्लड का कोआगुलेशन हो जाता है। अगर ब्लड को आप कोआगुलेट ना करिए, धीरे धीरे वो ब्लड रिश्ता रहेगा कहीं कट जाने पे,
और फिर देर सवेर आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी और आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं ब्लीडिंग इज स्टॉप, ब्लीडिंग इज स्टॉप with the help of इसके पोटास एलम, पोटास एलम, एलम यानी फिटकरी की बात हो रही है, पोटास एलम। ठीक, और आपको मालूम है ये एलम जो है ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, यहां पे ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ब्लड इज कोआगुलेटेड, बिकॉज ब्लड इज कोआगुलेटेड बाई, अब इसमें एल्युमिनियम आयन भी पाया जाए, Al+3 आयन, ब्लड इज कोआगुलेटेड बाई Al+3 आयन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव आयन के द्वारा कोआगुलेट हो रहा है, इसका मतलब ब्लड का नेचर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव कोलाइट की तरह हो गया। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, एंड दस ब्लड वेसल गेट सील्ड, एंड दस ब्लड वेसल गेट्स सील्ड। हम लोग ये कह सकते हैं, इससे एक आइडिया निकल के आता है कि जो कोआगुलेटिंग पावर है, कोआगुलेटिंग पावर वो किस बात पे डिपेंड कर रही है? इज डिपेंडेंट अपॉन, ये बात निकल के आ रही है, डिपेंडेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ एन आयन, वैलेंसी ऑफ एन आयन पे डिपेंड कर रही है। जो कोआगुलेटिंग पावर है वो इस बात पे डिपेंड कर रही है। ठीक, अभी आगे आएगा हार्डी-सूल्ज रूल, उसको भी पढ़ा जाएगा। अभी तो ये बातें निकल के आ रही हैं जो उसको हम लोग ले रहे हैं। ठीक, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, इट आल्सो डिपेंडेंट अपॉन, ये हमेशा इस बात पे भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ कोलाइडल साल, नेचर ऑफ कोलाइडल साल। आपको मालूम है लायोफोबिक का जो होता है उसका प्रेसिपिटेशन आसानी से होता है इन कंपैरिजन टू लायोफिलिक। अभी बताएंगे इसका रीजन भी। तो इसीलिए इसमें कह रहा है इट आल्सो डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ कोलाइडल साल, यानी यहाँ पे कोलाइडल साल कौन सा है इसमें भी डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, क्योंकि कहा जाता है कि लायोफोबिक जो होता है, लायोफोबिक कोलाइडल साल, लायोफोबिक कोलाइडल साल, जो लायोफोबिक कोलाइडल साल होता है आर इजिली कोआगुलेटेड देन लायोफिलिक कोलाइड। अभी इसका रीजन आपको बताएंगे। ठीक है भाई, लायोफिलिक कोलाइड लाइक स्टार्च, जिलेटिन एटसेट्रा। आपको मालूम है जो इनको कोआगुलेट करने के, कोआगुलेटेड विथ डिफिकल्टी, ये जो लायोफिलिक कोलाइड है इनका कोआगुलेटेड विथ डिफिकल्टी, बहुत ही परेशानी होती है। और वो क्यों होती है अभी हम आपको दिखाएंगे। कोआगुलेटेड विथ डिफिकल्टी एंड विथ लार्ज एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं तब जाकर इनका कोआगुलेशन होता है। ऐसा क्यों होता है अभी लास्ट में इसको बताएंगे।
और वहां पे कुछ फैक्टर लेकर के बताना है इसको, तो टाइम लगेगा। तो अभी चलने दीजिए, अभी तो कोआगुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तो कोआगुलेशन की डेफिनेशन भी नहीं आई आपका। तो ये चीजें है भाई, ठीक है। तो अगर हम लोग इसी को बेस मान करके कोआगुलेशन की डेफिनेशन बताना चाहें, तो ऑन द बेसिस ऑफ द फेनोमेनन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट बाय द एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्ट में, और उसके बाद जो है वो आपका कोलाइडल सॉल्ट का जो पार्टिकल होगा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोआगुलेशन। और जो अमाउंट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोआगुलेटिंग पावर, ठीक। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं जो अमाउंट, जितना अमाउंट आपने मिलाया है इलेक्ट्रोलाइट का, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइड आर कॉल्ड कोआगुलेटिंग वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कोआगुलेटिंग वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। और ये भी कहा जाता है कि जिसका अमाउंट जितना कम होगा उतना अच्छा जो है वो माना जाता है भाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो ये कोआगुलेशन की डेफिनेशन हुई। कोआगुलेशन क्या होता है, कोआगुलेशन कैसे हुआ, और कोआगुलेशन से रिगार्डिंग कुछ एक पॉइंट को भी हमने लिया और कुछ एक पॉइंट के आधार पे बताया। तो यहाँ वैलेंसी पे बात कर रहे हैं, यहाँ लायोफोबिक को बता रहे हैं, आसानी से कोआगुलेट होगा। फिर डेफिनेशन बताया, इससे पहले हमने ब्लीडिंग की बात एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए कोआगुलेशन पढ़ते वक्त। अब इसी कोआगुलेटिंग पावर को बेस मान करके हार्डी सूल जी आए और उन्होंने एक रूल दिया जिसे हम लोग हार्डी सेंस ऑफ बोर्ड है में आना चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ बोर्ड। मान के चलिए इसको मिलना है, क्योंकि जब इसमें सरफेस केमिस्ट्री में से सब सारी चीजें रिड्यूस हुई हैं, तो ये जब पूरा रहता है तभी आता है, तो आना है ही हार्डी सूल रूल। और हार्डी सूल रूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेस्ड किस पे है, इट इज बेस्ड ऑन कोआगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के कोआगुलेटिंग पावर पे ये बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन कोआगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में से हमें आयन मिलेगा, लेकिन हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, ठीक है, या हम लिख देते हैं ब्रैकेट में आयन, ठीक। इट इज बेस्ड ऑन कोआगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम जब भी लेंगे आयन थोड़ा लेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। जैसे NaCl लेना है तो Na+ थोड़ा लेंगे, जब भी हम लोग लेंगे NaCl लेंगे तो Na+ काम करेगा अपना, Cl- अपना काम करेगा। ये नहीं कि आप अलग अलग आयंस को जो है कंसीडर करें। और अकॉर्डिंग टू दिस जो रूल है वो कहा जाता है कोआगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is directly proportional to valency of an ion, यानी किसी भी आयन की या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कोआगुलेटिंग पावर होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उस आयन की वैलेंसी कितनी है। अगर वैलेंसी ज्यादा है तो वो आयन कोआगुलेटिंग पावर यानी उसकी क्षमता जो है न्यूट्रलाइज करने की पार्टिकल की ज्यादा होगी। ये सीधा सीधा है, ये इनका स्टेटमेंट है। तो कोआगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ एन आयन। ये आपका जो है दिस इज हार्डी-सूल्ज रूल, यही हार्डी-सूल्ज रूल है भाई। हम लोग पोटास एलम का इस्तेमाल करते हैं कहां पे, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, वाटर के प्यूरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों?
क्योंकि इनकी स्ट्रांग पावर होगी एल्युमिनियम आयन की, एल्युमिनियम +3 आयन है, टू कोआगुलेट निगेटिवली चार्ज कोलाइडल इम्प्योरिटी। कोलाइड जो इम्प्योरिटी है उसका चार्ज कैसे दिखा रहे हैं, निगेटिवली चार्ज है। तो एल्युमिनियम +3 आयन जो है उस नेचुरल वाटर में जो कोलाइडल इम्प्योरिटी पाई जाती है उसे क्या करेंगे, कोआगुलेट कर देंगे, वो नीचे बैठ जाएगा। और नीचे बैठने के बाद उसको फिल्टर करके आप जो है पानी को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज है। कह रहे हैं हम यहाँ पे कि जो प्रेसिपिटेटिंग पावर है ट्राईवैलेंट आयन की, ध्यान दीजिएगा, ट्राईवैलेंट आयन का मतलब जिसकी वैलेंसी 3 हो। आयन इज नियरली कितने गुना ज्यादा होता है, देखिए 500 to 1000 टाइम्स एज हाई एज दैट ऑफ मोनोवैलेंट आयंस। अगर आप मोनोवैलेंट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वैलेंसी 1 है, ठीक, और किसी की वैलेंसी 3 है, यानी मोनोवैलेंट ट्राईवैलेंट की बात कर रहे हैं, तो ट्राईवैलेंट की जो कोआगुलेटिंग पावर होगी 500 से 1000 गुना ज्यादा हो। अभी हम लोग लेंगे भी, वैल्यू लेंगे, परेशान ना होइए। और जो प्रेसिपिटेटिंग पावर है डाईवैलेंट आयन की इज अबाउट 100 to 500, यानी डाईवैलेंट वाला 100 से 500 गुना ज्यादा होगा मोनोवैलेंट से, और ट्राईवैलेंट वाला 500 से 1000 गुना ज्यादा होगा मोनोवैलेंट से। हम मोनोवैलेंट को ही रेफरेंस मानकर उसी से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप खुद समझ लीजिए, जितना ज्यादा वैलेंसी आप आयन की होगी उतनी ही ज्यादा उनकी कोआगुलेटिंग पावर होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा लोग। ये बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जो लायोफोबिक कोलाइड है उसी के कोआगुलेशन पावर की हम लोग कोआगुलेटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल ले रहे हैं कोआगुलेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक यानी लायोफिलिक की बात कर रहे हैं। अभी हमने आज शुरुआत में कहा था लायोफिलिक आसानी से कोआगुलेट नहीं होता, उसका देखिए कारण, द कोआगुलेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्ट इज इन नॉट मियरली ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी आपने कहा कि किसी भी कोलाइडल पार्टिकल में जो चार्ज होता है उसको न्यूट्रल कर दीजिए, वो प्रेसिपिटेट बन जाए, कोआगुलेट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि हाइड्रोफिलिक में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ चार्ज को न्यूट्रल कर दीजिए और वो जो है कोआगुलेट बन जाए। उसमें कारण क्या है, क्योंकि आप जानते हैं लायोफिलिक जो कोलाइड होता है वो हैवी हाइड्रेटेड शो करता है, हाइड्रेशन ज्यादा शो करता है। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल लायोफिलिक कोलाइड को चारों तरफ से सराउंड किए हों। देखिए क्यों, क्योंकि द लूजली बाउंड वाटर मॉलिक्यूल टू द कोलाइडल पार्टिकल प्रोटेक्ट फ्रॉम देम फ्रॉम कोआगुलेशन। जैसे लायोफिलिक कोलाइड पार्टिकल है ना, उसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एसोसिएटेड होंगे और उसे कोआगुलेट होने से बचाएंगे। अब देखिए देम फ्रॉम कोआगुलेशन स्ट्रॉन्गर द डिहाइड्रेटिंग पावर। अगर कोई ऐसा आयन आप लीजिए जो वाटर मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेट कर दे, जिसकी आयन की क्षमता जितनी ज्यादा डिहाइड्रेटिंग पावर होगी वो आयन उतना आसानी से लायोफिलिक कोलाइड को कोआगुलेट करेगा। तो ये लिखा है देखिए, स्ट्रॉन्गर द डिहाइड्रेटिंग पावर ऑफ एन आयन विल बी मोर कोआगुलेटिंग पावर ऑफ द आयन, ये लिया गया। और यहाँ पे इन्होंने लिया है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोआगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन फॉर हाइड्रोफिलिक सॉल्ट लिया है। हम हाइड्रोफोबिक की बात अभी यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक सॉल्ट लिया है। और यहाँ पे देखिए सिट्रेट आयन, उस पे 3 माइनस, टार्ट्रेट आयन, इस पे 2 माइनस, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, आइसोथायोसाइनेट आयन, इनकी हम लोग बात करते हैं, ये एनायन है। और ये सब के सब इनकी, इसका मतलब क्या है, इनकी डिहाइड्रेटिंग पावर ज्यादा, इनकी 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 सबसे कम। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोआगुलेटिंग पावर। ऐसे थोरियम +4 देखिए 4 आयन वाला 3 2, और अब देखिए एक ही सीरीज में है दोनों, एक ही सीरीज में है दोनों, लेकिन इनकी डिहाइड्रेटिंग पावर ज्यादा है, साइज छोटा है, डिहाइड्रेटिंग पावर ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक है मैग्नीशियम आयन ज्यादा होगा, बेरियम आयन कम होगा। डिहाइड्रेटिंग पावर लिथियम की ज्यादा है, सीजियम की कम है, तो ये कोआगुलेटिंग पावर इनकी घट रही है। और इस आर्डर को हम लोग जो कोआगुलेटिंग पावर है उसे कहते हैं हाफ मिस्टर सीरीज कहते हैं। इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ मिस्टर सीरीज कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा इस चीज, ठीक है भाई। ग्रेटर देन Mg+2
ग्रेटर देन Na प्लस, ये आपका क्या होगा, कोआगुलेटिंग पावर डिक्रीजेस, कोआगुलेटिंग पावर यहां डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक। और यहां पे वैलेंसी ऑफ आयन क्या हो रहा है, वैलेंसी ऑफ एन आयन ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और ये आपका जो है कैसा कोलाइड है, लायोफोबिक है। अब हम लोग लायोफोबिक के लिए ले रहे हैं, ये आपका लायोफोबिक कोलाइड है भाई, ठीक। और इसी तरह से फॉर पॉजिटिव कोलाइड देखते हैं, पॉजिटिव कोलाइड का एग्जांपल हमने बार बार लिया, FeOH का होल 5। तो अगर आप यहां पे लेंगे तो जैसे आपने लिया K4 या FeCN6, ठीक। और इसके बाद आपने ले लिया सोडियम फास्फेट, Na3PO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4 ले लिया, Na2SO4 ले लिया, इसको भी हम Na4 कर एक ही आयन लेते हैं। और सोडियम क्लोराइड, तो यहां से जो नेगेटिव आयन मिलेगा, पॉजिटिव तो कॉमन हो गया, पॉजिटिव हटा दीजिए, पॉजिटिव कॉमन हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव आयन की बात करते हैं। तो यहां मिलेगा FeCN6 और इस पे 4 माइनस है, फिर यहां आएगा फास्फेट पे 3 माइनस आता है, PO4 3 माइनस, और फिर सल्फेट पे आएगा 2 माइनस, और क्लोराइड पे आएगा 1 माइनस। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, कोआगुलेटिंग पावर डिक्रीजेस, कोआगुलेटिंग पावर यहां क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वैलेंसी क्या हो रही है, वो भी डिक्रीज कर, ये चीज आपने कहा, ठीक है भाई। ये सीधा सीधा आपने ऑब्जर्व किया, जिसको आप नॉर्मली दिखा सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर हम लोग इसी को कहें तो जो कोआगुलेटिंग पावर होती है या कोआगुलेटिंग वैल्यू होती है, वैल्यू जो है ध्यान दीजिएगा, कोआगुलेटिंग वैल्यू को हम लोग जनरली एक्सप्रेस करते हैं मिलीमोल्स पर लीटर। और क्या होता है, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स विच इज रिक्वायर्ड टू काज द कोआगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्ट इज नोन एज कोआगुलेशन वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। और कहा जाता है कि जितना ज्यादा या कहिए जितना स्मॉलर द वैल्यू, स्मॉलर द कोआगुलेशन वैल्यू, ग्रेटर इज कोआगुलेटिंग पावर। दोनों इनवर्सली होते हैं भाई, कोआगुलेटिंग पावर, ये ध्यान रखिए, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसकी वैल्यू निकालते हैं, दिखाते हैं। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो आसानी से कोआगुलेट नहीं होता, और इसी वजह से कहा जाता है लायोफिलिक साल्ट जो होता है वो स्टेबल होता है देन लायोफोबिक साल्ट। ठीक, क्या कारण है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हमने एक डायग्राम आपको बना दिया है, इसकी सहायता से समझिए। हमने एक ले लिया है लायोफोबिक साल्ट और एक ले लिया है लायोफिलिक साल्ट। लायोफोबिक में गोल्ड का साल्ट ले लिया है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर अगर आप देखिए पॉजिटिव और निगेटिव आयन है, अब इस गोल्ड साल्ट को जो है ये क्या कर दिया, डिस्चार्ज साल्ट पार्टिकल यानी न्यूट्रल कर दिया, साल्ट पार्टिकल को न्यूट्रल कर दिया इलेक्ट्रोलाइट ने, और उसकी वजह से इसका एग्रीगेशन हो रहा है, गोल्ड पार्टिकल का एग्रीगेशन और प्रेसिपिटेट हो रहा है, यानी गोल्ड साल्ट इज प्रेसिपिटेटेड, गोल्ड साल्ट इज प्रेसिपिटेटेड। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो तमाम चीजें हैं जिनको आप ऑब्जर्व करेंगे, और हमने दोनों को कंपेयर करने के लिए डायग्राम बनाया। अब देखिए दूसरा है जिलेटिन लिया, लायोफिलिक साल्ट।
जिलेटिन को लिया है। लायोफिलिक की डेफिनेशन अगर आपको याद हो कि डिस्पर्स फेज हैव स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्जन मीडियम, यानी डिस्पर्स फेज की स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है डिस्पर्जन मीडियम की तरफ, यानी वो लिक्विड को अपने सरफेस पे ज्यादा कवर करा लेता है। तो देखिए जैसे ही जिलेटिन की बात करें, ये जिलेटिन का जो है कोलाइड पार्टिकल है, इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल ये बाउंड है, इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल बाउंड है, तो बाउंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक, लेयर बन गया। अब NaCl जो होता है, NaCl इस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, यानी इलेक्ट्रोलाइट कांट पेनिट्रेट द लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल and can't neutralize the particle of किसका, जिलेटिन, न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। और जब इस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, NaCl यहां पहुंच नहीं पा रहा है, NaCl यहां पहुंचेगा नहीं तो यहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, और इसीलिए लिखा है जिलेटिन साल इज नॉट प्रेसिपिटेटेड, ठीक। और इसी आधार पे हम लोग कह रहे हैं, इसी वजह से लायोफिलिक साल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक साल्स, और उसका दो रीजन हमने यहाँ पे आपको कहा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल, यानी जो कोलाइडल पार्टिकल है उस पर जो चार्ज है उसकी वजह से वो कोआगुलेट नहीं कर रहा है, प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है। और दूसरा कारण जो मेन फैक्टर है, लार्ज साल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, साल्वेशन मतलब हाइड्रेशन से ही, साल्वेशन का मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन है, ये ध्यान रखिएगा भाई। तो कोलाइडल पार्टिकल ज्यादा हाइड्रेशन शो कर रहा है, इस वजह से ये आपका जो लायोफिलिक कोलाइड है उसका कोआगुलेशन नहीं हो पा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप लायोफिलिक का देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि लायोफिलिक कोलाइड को क्या करें, कोआगुलेट करें, कोआगुलेशन उसका हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फैक्टर को रिमूव करना पड़ेगा। देन वी मस्ट नीड टू रिमूव above टू फैक्टर्स, यानी न्यूट्रल करिए पार्टिकल को, पार्टिकल का जो चार्ज है उसे न्यूट्रल करिए, और जो आपका हाइड्रेशन है इस लेयर को रिमूव करिए। तो आपको ऐसा आयन यूज करना पड़ेगा, जो पीछे आपने लिखा है, ऐसा आयन यूज करना पड़ेगा जिसकी डिहाइड्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इस चीज को कोआगुलेट कर सकते हैं। अगर इसी चीज को हम लोग ध्यान दें, हमने कहा कि आप कोआगुलेशन नहीं हो पा रहा है, अगर आप कोआगुलेशन करना चाहते हैं लायोफिलिक कोलाइड का, तो हमें जरूरी है कि जो फैक्टर, दोनों फैक्टर की वजह से कोआगुलेशन नहीं है, उन दोनों को हटाइए। और कैसे, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट और बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट, जिनका डिहाइड्रेटिंग नेचर बहुत अच्छा हो। तो हमने कहा व्हेन सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल व्हेन सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल, एसीटोन आर एडेड टू लायोफिलिक कोलाइड, अब ये जब ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये डिहाइड्रेशन शो करेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज, जो डिस्पर्स फेज होगा, जिलेटिन होगा, वो डिहाइड्रेशन शो करेगा, अपने सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल को इवॉल्व करेगा। अब उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करिए और ये कोआगुलेट हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी लायोफिलिक को जो है लायोफिलिक कोलाइड को कोआगुलेट करने के लिए इतनी परेशानियां उठा रहे हैं, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद तब कोआगुलेट हो रहा है। और लायोफोबिक के केस में क्या है, सिर्फ आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाइए, वो कोआगुलेट हो जाता है। इसीलिए हम लोग नॉर्मली कहते हैं लायोफिलिक साल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक साल।
इतनी बातों को आप पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट मीटिंग में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अच्छा है, अच्छा करिए, आपके साथ अच्छा हो, इन्हीं दुआओं के साथ। अगेन थैंक यू, धन्यवाद।